let us start. Let us start. Page number 23. Write down the heading, types of error. Types of error. आप लोगों को ऐसे लिखना है, नंबर 1, सिस्टमेटिक एरर, है ना। इसमें अंदर आता है एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, बी imperfection in experimental technique. ओके, सी है जो दैट इज पर्सनल एरर। लिखा हुआ है आपने। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है हमारा रैंडम एरर। बाकी आप पढ़ चुके हैं। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, दो होते हैं बेसिकली, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम। और भी सारे होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एरर हो गया, हाँ, रिलेटिव एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया, वो कैलकुलेशन के बेस पे, ये थ्योरेटिकल ना। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था, लीस्ट काउंट एरर पढ़ा था, है ना, रिलेटिव एरर पढ़ा था, परसेंटेज एरर पढ़ा था, मीन, ये सब चीजें पढ़ी थी आपने। इसमें ये थ्योरेटिकल बेस है। ये सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, टाइप्स ऑफ एरर में सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर आता है। तो सिस्टमेटिक एरर बेसिकली क्या चीज है? सिस्टमेटिक एरर, देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, आप इजीली समझना, इसको एग्जांपल से समझना ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ कि कोई स्केल है, कोई स्केल है ना, ये स्केल 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होती है, 5, 0 से स्टार्ट करती है मेजरमेंट और वो 5 तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या देखा कि हम जब मेजरमेंट करते हैं तो एक स्टिक का एक एंड 0 पे रखते हैं, दूसरा एंड हम किसी पे रखते हैं, लेट अस सपोज 4 पे रखा हमने, तो जो स्टिक की लेंथ आएगी दैट इज 4 सेंटीमीटर। समझना बात। लेकिन हमने क्या किया कि ये जो है 1 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो गया, 1 सेंटीमीटर ये इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, स्टिक को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और ये 5 तक जाएगा, है ना। 1 से स्टार्ट करके 5 तक, यानी कि 1 और 5 के बीच में। तो बताओ अब इस स्टिक की लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। समझ बात? क्यों? क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर आगे से मेजरमेंट स्टार्ट किया, 1 सेंटीमीटर हमने आगे। क्यों? क्योंकि स्केल टूट गई थी 1 सेंटीमीटर। समझ आई बात? तो इस टाइप का एरर जो इंस्ट्रूमेंट एरर, या हम कह सकते हैं एरर
related with instrument is called instrumental error. तो ना वो सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है. सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि सिस्टम से एरर आता है, यानी एक पर्टिकुलर वे में आता है, एक पर्टिकुलर मेथड से एरर आता है, जिससे हम इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं. समझ में आई बात ना? इस एरर को हम रिजॉल्व, ये आपने लिख लिया. क्या आपने लिख लिया ना? तो इसमें आपको सिस्टमेटिक एरर, ये तीनों सिस्टमेटिक एरर है ना, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एरर पर्सनली क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके आगे आप थोड़ा सा लिख सकते हो, एरर रिलेटेड विद इंस्ट्रूमेंट. या आप वैसे भी समझ सकते हो, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, या अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एरर रिलेटेड विद इंस्ट्रूमेंट, आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए. आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए क्या, कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई क्या नाम है कि इम्परफेक्शन आता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, है ना, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं. और ये हमारा सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है, क्योंकि हमको पता चल सकता है कि इस सिस्टम में, सॉरी इस हाँ इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर है. तो इसमें 1 सेंटीमीटर का एरर था और इट कैन बी रिजॉल्व, इसलिए बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर को ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे उसी ऊपर, कैन बी रिजॉल्व, मतलब इसको हल किया जाता है, इसको सॉल्यूशन मिल सकता है. इंस्ट्रूमेंटल एरर का एक और एग्जांपल है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर का और एग्जांपल है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप थर्मामीटर का यूज करते हो, है ना, टंग के नीचे आप रखते हो, तो हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट, कोई गड़बड़ है, इंस्ट्रूमेंट कोई खराब इंस्ट्रूमेंट है, खराब नहीं मतलब उसमें एरर है, काम सही कर रहा है लेकिन एरर उसमें आ रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर को वो मेजर करता है, लेकिन वो 98 डिग्री ही बताता है. यानी 98 डिग्री है, लेकिन हम जब दूसरे किसी करेक्ट इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, उसमें कोई एरर नहीं है, तो वो 100 डिग्री बताता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ एरर है, वो 98 बताता है. अगर एक्चुअल टेम्परेचर 104 डिग्री जाएगा, तो ये वाला क्या करेगा, 102 डिग्री बताएगा, यानी कि हमेशा इस पर्टिकुलर एरर में 2 डिग्री का एरर आएगा. इसलिए इस टाइप के एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं. मींस एरर रिलेटेड विद इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, एंड दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी रिजॉल्व्ड. आई थिंक क्लियर हो गया बात, है ना. इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं. और भी एग्जांपल हो सकते हैं, है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता हो, है ना, इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट करता हो, उसमें अगर क्या नाम है कि एरर आता है, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर के अंदर आएगा, और वो एक पर्टिकुलर टाइप का एरर होगा जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं. यस और नो, क्लियर बात? ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, imperfection in experimental technique. Imperfection in experimental technique, है ना, क्या मतलब? देखो इसका भी एक एग्जांपल है. अगर हम इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं, है ना, नो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, बट देयर इज अ एरर इन द टेक्निक. अब पूछो सर टेक्निक क्या होती है? टेक्निक होती है कोई पर्टिकुलर मेथड को हम टेक्निक कहते हैं, है ना. जैसे थर्मा सॉरी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर, बाकी टेम्परेचर छोड़ दो, बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ. बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप कितनी टेक्निक जानते हैं? फटाफट लिखो, कितनी टेक्निक आप जानते हो? जैसे मैं अभी बताया, टंग के नीचे आप थर्मामीटर रख देते हो, है ना, अंडर द टंग. 2 मेथड बताओ फटाफट. नहीं, 2 मेथड जानते हो, कौन कौन से? लिखो फटाफट, मैं देखता हूँ.
कौन कौन से? पहला अंडर द टंग, ये तो हो गया और मैं ही बता दिया। दूसरा वाला बता व्हीकल। दो। अंडर द, अंडर टूथ है। हाँ टूथ वाला तो वही हो गया ना, अंडर टंग हो गया। आर्म पिट की बात कर रहा, वेरी गुड। अंडर नेक यहाँ पे करते हैं क्या? मैं तो पहली बार सुना। अंडर नेक यहाँ पे, मैं तो नहीं जानता। देखा था, अच्छा। चलो अच्छी बात है यार, तुम लोग तो मुझसे ज्यादा जानते हो। मैं तो दो ही जानता था। और तुम लोग ये अंडर नेक कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। खैर होता होगा। चलो ठीक है, तीन हो गया। कौन कौन सा? 100 टाइम इन रिटर्न ऑफ, इन टर्म्स बेबीज। अच्छा ठीक है, मान लिया। होता होगा भाई, ऐसा नहीं कि मैं पूरी दुनिया की नॉलेज मेरे पास है ना, कि और ये नहीं हो सकता है। आप लोग ज्यादा जानते हो मुझसे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले टंग के नीचे, दूसरा आर्मपिट में, है ना। डॉक्टर के पास जाते हो, आर्मपिट में रखते हैं ना। अगली बार डॉक्टर के पास जाना ना, तो टंग के नीचे मत रखना, उस टाइम किसी ने आर्मपिट में लगाया हो। काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसे, ये है, ये थर्मोमीटर, ये मार्कर है। ये थर्मोमीटर ऐसे आर्मपिट पे या फिर टंग के नीचे, है ना। टंग के नीचे रखते हैं। ये दोनों मेथड है आपका। सेम इंस्ट्रूमेंट वही, लेकिन मेथड क्या है, डिफरेंट। ठीक है, मेथड डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है टंग के नीचे जो मेजरमेंट देता है वो एक्यूरेट देता है, एक्यूरेट। हो सकता है आर्मपिट में रखने से 1 डिग्री लेस बताता है, वही क्या नाम है, वही इंस्ट्रूमेंट, सेम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि 1 डिग्री कम बता रहा हो, मेरे कहने का। तो इंस्ट्रूमेंट में तो कोई गड़बड़ी नहीं, मेजरमेंट यानी जो टेक्निक है मेजरमेंट करने की, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, समझ में आया? तो इस टाइप के एरर को हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इट इज क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब इंस्ट्रूमेंट सही हो, लेकिन जो टेक्निक है वो अलग हो। टेक्निक के अलग होने से, यानी प्रोसीजर के अलग होने से हमारा जो एरर आता है वो, सॉरी, जो एरर आ रहा हो, उस एरर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। या फिर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेबोरेटरी, है ना। हमको लेट अस सपोज मास कैलकुलेट करना हो, हम सिंपली हम मास पे कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे अभी अपैरेटस आए। कोई एक पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहे हो, या हम बैलेंस यूज कर रहे हो, बैलेंस में अब कई टाइप के बैलेंस आते हैं, है ना। स्प्रिंग बैलेंस आता है, वो ग्रेविटी बैलेंस आता है, और तीसरा हमारा वो क्या नाम है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है। तो ये सब कई सारे, कहने का मतलब ये हो सकता है कोई और मेथड आप यूज कर रहे हो, है ना, मास कैलकुलेट करने के लिए। तो अलग अलग प्रोसीजर से, अलग अलग टेक्निक से अलग अलग एरर जो आते हैं, मीन्स एरर रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर टेक्निक, है ना। टंग के नीचे आप मेजर कर रहे हो तो एरर लगभग जीरो आ रहा है या बहुत छोटा आ रहा है। आर्मपिट में रख के हम अगर मेजरमेंट करते हैं तो एरर थोड़ा ज्यादा आता है। तो जो डॉक्टर होता है वो समझ जाता है कि अगर टेम्परेचर, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्चुअल टेम्परेचर से 1 डिग्री टेम्परेचर कम बताता है आर्मपिट में रखने से, तो अगर वो 100 डिग्री बता रहा होगा तो डॉक्टर समझ जाएगा कि 100 डिग्री नहीं है बल्कि 101 डिग्री है। समझिए, कहने का ये मतलब होता है कि अगर एरर जो है वो रिलेटेड हो किससे, पर्टिकुलर टेक्निक से, अगर रिलेटेड हो एरर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम
एरर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग तीसरी बात पे। एक ही पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दिया जाए, उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, और टेक्निक भी वही हो, वही हमारा पेशेंट है ना, पेशेंट वही है, इंस्ट्रूमेंट वही है ना, बॉडी का टेम्परेचर भी वेरी नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंट, लेट अस सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, मेरे बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, एक ही इंस्ट्रूमेंट दिया जाए, उसमें कोई एरर भी नहीं है, ठीक है। और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को, ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है वो ज्यादा अच्छे से मेजर करता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा केयरफुल है, और दूसरा पर्सन जो है वो क्या करता है, वो थोड़ा एरर लेके आता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग मेजरमेंट में वो थोड़ा थोड़ा एरर लेता है, क्योंकि वो थोड़ा केयरलेस, बस केयरफुल एंड केयरलेस, ये दोनों दो टर्म है। हम कह सकते हैं कि ये पर्सनल एरर, ना तो कोई टेक्निक में, हम ना टेक्निक में एरर हो और ना कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर हो, और वो एरर सिर्फ किसकी वजह से हो, पर्सन टू पर्सन, ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। समझ में आई बात है? जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, आप अपनी, हाँ बताओ, बोलो बोलो, कौन है? ठीक है, तो एरर रिलेटेड विद इंडिविजुअल्स, आप चाहो तो लिख सकते हो, एरर related with individual या error related with a person is called personal error, है ना। कुछ लोग बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं तो उनके अंदर एरर ज्यादा होता है, कोई कम होते हैं तो वो उनके अंदर थोड़ा कम होता है, तो ये भी हमको पता है, इसलिए एरर को हम मिनिमाइज कर देते हैं। कोई टीचर होता है, टीचर अपने क्लास में कोई वर्क होता है तो किसी ऐसे स्टूडेंट को देता है जो अच्छे से कर सकता है, मतलब उसके एरर होने के चांस कम हो, तो ऐसे ही स्टूडेंट को अपना वर्क देता है करने के लिए, है ना। और वो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पर्सन को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, समझ में आया? तो उस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर है, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड टाइप। पहला था हमारा सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर में तीन आते थे, तीनों के तीनों क्या है, हमारे सिस्टमेटिक एरर हैं, और तीनों के तीनों सिस्टमेटिक एरर है, और तीनों के तीनों रिजॉल्व किया जा सकते हैं, उनको सही किया जा सकता है, यानी कि उसको करेक्ट किया जा सकता है। बट इन रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब, रैंडम का मतलब, एरर तो समझ गए, रैंडम क्या, रैंडम, कोई बताएगा रैंडम? कभी सुना है आपने नाम? रैंडम नहीं सुना? बस सुना है कि यस? सर अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, और कोई? देखो, रैंडम का मतलब होता है बिना किसी प्लानिंग, बस ऐसे, हाँ बिल्कुल सही, नॉट प्लान, वेरी गुड, बिना किसी प्लानिंग, है ना। आप लोग सभी लोगों ने टर्म सुना होगा, स्पेशली गर्ल्स, है ना, बॉयज भी करते हैं, गर्ल्स स्पेशली, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप स्टेटस पे आ, लगा ऐसे सेल्फी लेते हैं, सेल्फी, और स्टेटस पे लगाते हैं रैंडम क्लिक, लिखते हैं ना, रैंडम क्लिक, क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो चलते चलते कहीं से भी अपने फोटो ले, बस ऐसे ही चलते हैं, ना तो आपने नहाया है, और ना आपने तेल वेल लगाया है, और ना आपने कुछ बाल वाल झाड़ा हुआ है, ना तो आपने अच्छा पहना हुआ है ना, ना कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बस ऐसे ही ले लिया रैंडम क्लिक। तो कहने का मतलब ये होता है कि रैंडम क्लिक में इतना स्मार्ट लग रहा हूँ, अगर 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 बढ़िया प्लान करके, है ना, प्लान करके अगर फोटो ले जाए तो मैं कितना स्मार्ट लगूंगा, समझ में आया? तो ये सब
काम तो मत करना रैंडम क्लिक वाला। तो रैंडम क्लिक का मतलब होता है विदाउट एनी प्लान, यानी विदाउट विदाउट एनी प्लान, मतलब ऐसे ही कहीं से, है ना। जैसे मान लो आप टेबल पे बहुत सारी चॉकलेट रखती है, तो आपसे बोला जाए उठा लो कोई एक, तो अलग अलग टाइप की है, तो कोई कुछ कोई होगा, कोई पर्सन होगा तो कोई और उठाएगा, कोई दूसरा पर्सन होगा तो कुछ और उठाएगा, तो रैंडमली आपसे ये नहीं बोला गया कि ये वाली चॉकलेट पर्टिकुलर उठाओ, बस आपसे बोला गया कि वही उठा लो, तो आप कोई भी ऐसे उठाओगे तो वो रैंडम हो जाएगा। तो इसी तरह से ये भी है रैंडम एरर। ना तो वो हमको पता चल पाएगा कि इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, ना तो पता चल पा रहा है कि वो टेक्निक से आ रहा है, और ना तो पता चलेगा कि वो नापने मेजरमेंट करने वाले की गलती, यानी मेजर मेजरमेंट करने वाले का एरर। अगर हमको ना पता चल पाए, यानी कि ये हमको पता ना चले कि एरर हमारा इंस्ट्रूमेंट से है या पर्टिकुलर टेक्निक से है या इंडिविजुअल में एरर है, तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। और रैंडम एरर जो कि हमको पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है कि टेक्निक से आ रहा है कि इंडिविजुअल का पर्सन का है, तो इट कैन नॉट बी रिजॉल्व। लिख लेना इसमें, कैन नॉट बी रिजॉल्व, नोट डाउन, इट कैन नॉट बी रिजॉल्व। Random error cannot be resolved. It cannot be resolved. ठीक है। तो देखो हमारे आसपास जो चीजें होती है ना, उनको बहुत ध्यान से देखा। मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है, मान ले मान लो जो बायो पढ़ रहे हैं उनके लिए फिजिक्स का आगे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन अगर आप क्या नाम है कि आप बायो भी पढ़ते हो, तो आस में अपने आस पास नेचर में क्या हो रहा है ना, उस टेक्निक को आपको या उस पर्टिकुलर जो आपका प्रोसेस हो रहा है ना, उस प्रोसेस को आपको समझना चाहिए। आपके आसपास क्या क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो, ये सब चीजें आपको, ठीक है, जरूरी नहीं हो कि सारे हर एक टीचर को नॉलेज हो, है ना। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपने टीचर को परेशान करना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। आप आपके पास तो अपना इजी हो गया है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, आप सीधा गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा ऐसा सिलेबस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ द सिलेबस। जैसे मैं आपसे बताया था कि मेजरमेंट में आप लोगों ने बहुत बार सुना था कि कोरोना कोरोना में आपको बोला जाता है क्या, कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बोला जाता है ना। उसमें हमने 2 गज नाम सुना हो, लेकिन आपने कभी रिलेट नहीं किया या फिर किसी से पूछा नहीं आपने कि 2 गज क्या होता है। अगर किसी ने पूछा तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बस छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो होगा कुछ। अरे होगा नहीं, होगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा, आपको बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी, है ना। जो आपको पढ़ाई जाती है 9th 10th 11th 12th में, इसमें बहुत सारी, सारी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें, है ना। मैं सबको नहीं कह सकता कि सब की सब डेली लाइफ से रिलेटेड है, नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे 2 गज, मैं बताया था आपको कि 2 गज होता है वो 3 फीट होता है, 3 फीट, और 1 फीट कितना होता है, 12 इंच के बराबर होता है, और 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो ये सब चीजें बताया था, तो आपको पता चल गया कि हाँ 2 गज कितना होता है ना? तो 2 गज मतलब हो गया आपका 36 इंचेस, 36 इंचेस, और 39 इंचेस के आसपास, 39 से थोड़ा सा ज्यादा, 39 इंच 1 मीटर के आसपास होता है ना, 39। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर से कम, 36 इंच का 1 गज होता है, तो 2 गज कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, है ना। और 36 और 39 का 1 मीटर होता है, तो 36 थोड़ा सा कम है, यानी कि 1 गज जो है वो 1 मीटर से कम है थोड़ा सा, 3 इंच के आसपास, 3.5 इंच के आसपास, है ना। और
इसी का मतलब 2 मीटर से थोड़ा सा कम, इतनी डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है दूसरों से। और भी एक बात मैं बताया था, बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ, भूल जाता हूँ मैं खुद ही। लेकिन हम जब आए आपको याद होना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया था लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, कि लैंड ब्रीज क्या होती है, सी ब्रीज क्या होती है ना, पूर्वा और पछुआ क्या होता है। देखो अब क्या चलने लगा, अब चलने लगा ये पूर्वा, जिसमें आपकी उमस मीन्स ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है, मीन्स वाटर पार्टिकल्स जो है, प्रेजेंस ऑफ वाटर पार्टिकल इन द एयर इंक्रीज, समझ रहे हो। तो अब क्या हुआ, पसीना होने लगा है ना, गर्मी होने लगी, उमस होने लगी, अनकंफर्टेबल फील होने लगा। या तो ये इसकी वजह से हो रहा हो, क्योंकि अभी ये मई चल रहा है, मई में तो इतना नहीं होता है, जून से होता है, लेकिन चूंकि बारिश बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है, या पूर्वा चल रहा है इसकी वजह से हो रहा है ना। तो वैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलता है, तो ह्यूमिडिटी ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। आप अपने नेट पे देखोगे, वेदर दिया होगा गूगल, पहले फ्रंट पे आपका दिया होगा, होम पेज पे आपका वेदर दिया होगा। वेदर को जब ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल देता है, एयर क्वालिटी कितनी है, एयर क्वालिटी कैसी है, टेम्परेचर क्या है आपके आसपास का, है ना। और उसके बाद ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी के साथ साथ आपका नीचे देखा होगा, आप उसके नीचे लिखा होगा आपका कि विंड की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ विंड भी दिया होगा। स्पीड ऑफ विंड के नीचे एरो बनाया रहता है, इस तरह का एरो बनाया रहेगा, आपने देखा होगा तब ना, गेम खेलने की फुर्सत मिलेगी तब ना। खैर तुम लोग तो पढ़ भी रहे हो, लेकिन और सब जो है वो तो खाली बैठ के गेम खेल रहे हैं। इस तरह का एरो बना होगा, वो डायरेक्शन बताता है ना। ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का डायरेक्शन बता रहा है। तो वो डायरेक्शन भी बताता है कि आपकी किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड की स्पीड है ना, पर्टिकुलर टाइम पे, और आगे आने वाले टाइम पे स्पीड या डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होगी, वो सब बताता रहता है। उससे आप ह्यूमिडिटी भी आप चेक करोगे तो आपका ह्यूमिडिटी भी, अब मुझे लगता है इस टाइम पे 70 के आसपास। तो मतलब ये कंफर्टेबल जोन में कह सकते हैं, 50 to 60 कंफर्टेबल जोन होता है, लेकिन 70 भी हमारा कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है। जब उससे ज्यादा 90 95 जाता है, तब ज्यादा हमारा अनकंफर्टेबल होता है। ये मौसम ठीक है, ये मौसम होना भी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और है, मैं जो आपको बताते बताते रह जाता हूँ। जो आपने टेम्परेचर मेजरमेंट का भी आपने देखा जाए उसमें मेथड ना, क्या मेथड था, आपने एक थर्मामीटर लिया, उसी थर्मामीटर का यूज करके हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक की। लेकिन टेम्परेचर मेजर करने की दूसरी टेक्निक भी होती है, जिससे हम क्या जानते हैं। आप लोग स्कूल में जा रहे थे, 5 और 6 मंथ आप स्कूल गए, बहुत सारे स्टूडेंट का टेम्परेचर मैंने खुद मेजर किया होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि आप मास्क लगा रहते हो, मास्क में तो पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं खुद आपका टेम्परेचर मेजर किया हूँ, या कोई और आपका टेम्परेचर मेजर किया होगा, है ना, बिल्कुल किया होगा। वो भी तो एक टेम्परेचर मेजरमेंट है। आप में से किसी ने नहीं बताया, अराउंड 20 स्टूडेंट्स हैं, किसी ने नहीं बताया। ऐसा नहीं, ये गड़बड़, ये गलत काम है। आपको देखो, आपको हर चीज पता होनी चाहिए, हर चीज। वो ठीक है, अलग बात है कि आप टीचर से पूछो, आपको टीचर ना बता पाए, एक दिन के बाद बता देंगे, कोई इसमें वो नहीं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। और आपको अगर नहीं आंसर मिल रहा है, तो आप क्या नाम है, गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे टाइप करके उसके बारे में सर्च कर सकते हो। देखो बहुत जरूरी है, बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत जरूरी है। ये आपका एक कहते हैं ना कि आपका विल पावर को इंक्रीज है ना। आईएएस पीसीएस के जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो जब आप स्टडी करोगे तो आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करोगे। तो छोटी छोटी चीजों से ही पूछते हैं क्वेश्चंस इंटरव्यू में, ठीक है। वो तो जानते हैं कि आप बहुत बड़ा बड़ा पढ़ के आए हो, मेंस क्वालिफाई करके आए हो, प्री क्वालिफाई करके आए हो, मेंस क्वालिफाई करके आए हो, तो आपके अंदर नॉलेज होगी, और काफी नॉलेज होगी, है ना। वो छोटी छोटी चीजों पे जाते हैं। तो जैसे आप जिस एरिया में रह रहे हो, उस एरिया का क्या फेमस है ना, उसका नाम क्या है, नेम क्यों पड़ा, कब वो डिस्ट्रिक्ट बना, है ना। तो ये सब सारी चीजें,
तो बहुत सारी चीजें आपको छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मान लो आपके पापा कहीं कहीं और है, आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा की फील्ड के बारे में आपसे पूछ लेंगे, मम्मी क्या करती है, मम्मी की फील्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपसे पूछे, इसलिए कहते हैं छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखते रहो, उसके बारे में आप बेहतर। तो जो गन होता है, टेम्परेचर गन जिसको कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इंफ्रारेड मेजरमेंट करता है। हाँ? तो वो बेसिकली क्या होता है, वो भी हमारे पास एक क्या नाम है कि वो है, आप पढ़ोगे आगे सेकेंड बुक में आपका है कि उसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और वो जाती है जिस भी सरफेस पे वो क्या नाम है कि बाउंस बैक होगी, किसी भी सरफेस से वो बाउंस बैक होती है। जब वो बाउंस बैक होती है तो उसको फिर अगेन वो मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंग वो बता देता है कि आपके फेस का या आपके सरफेस का टेम्परेचर कितना है। वो सिर्फ बॉडी का नहीं, वो कहीं का किसी भी चीज का बता सकता है ना, कोई भी सरफेस टेम्परेचर जहां से वो रिटर्न होके आ रही है, यानी जहां से वो कोलाइड कर रही है, उस सरफेस का टेम्परेचर वो बता देता है ना। इसमें एरर थोड़ा ज्यादा होता है, एरर ज्यादा होता है इसमें, और इसको बहुत फास्ट से मेजर करते हैं तभी एक्यूरेट होता है। ठीक है, एकदम एक एक डिग्री 0.5 डिग्री का नहीं बता पाता है ना, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लगाया जाता है, बहुत ज्यादा इसमें क्या बोलोगे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, एक्यूरेट नहीं होता है। एक्यूरेट हमारा थर्मामीटर होता है जो हम फिजिकली यूज करते हैं, क्योंकि हम थर्मामीटर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना का भी वो है, डर है कि कोरोना है, दूर से हमको कॉन्टेक्ट लेस मेजरमेंट करना है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम थर्मामीटर से अगर मेजर करते जाए तो जो सुबह बच्चा आएगा वो उसका मेजर करते करते शाम हो जाएगी, छुट्टी का टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। और ये और दिक्कत है तो बता, वो बहुत सारी चीजें हैं ना, धीरे धीरे एक एक चीज जो भी टॉपिक पढ़ाता रहूंगा आपको, उससे मैं रिलेट करके बताऊंगा कि आपका यूज क्या है। बहुत सारी चीजें यूज में भी है, बहुत सारी चीजें यूज में नहीं भी है। चलो, और कोई कोई डाउट वूट नहीं आता है किसी का? कोई डाउट नहीं आता है? सर हाँ, सर सॉलिड एंगल के बारे में बता दीजिए। अच्छा, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। देखो सॉलिड एंगल ना, बस इतना जान लो क्या होता है सॉलिड एंगल, मैं आपको बता देता हूँ। चाहो तो लिख सकते हैं, प्लेन एंगल के बारे में तो बता दिया, प्लेन एंगल के बारे में लिख लो इसमें। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल होता है हमारा एक सर्कल होगा, सर्कल ध्यान रखना, सर्कल, ये सर्कल है, ये थीटा है, ये आर्क है, और ये रेडियस है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारा था प्लेन एंगल। और हम सॉलिड एंगल की बात करें, लिख लेना इसको भी, सॉलिड एंगल है ना। सॉलिड एंगल कहता है कि एक स्फेयर हो, ये ध्यान रखना, ये सर्कल है और ये स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया ले लें ऊपर कुछ, और इससे एक ये कोन होगा, ध्यान रखना ये कोन, ये जो है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, यानी एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ द स्फेयर बाय अ पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। किसी स्फेयर के सरफेस एरिया के एक पोर्शन से जो एंगल सबटेंड होता है इस पे, स्फेयर के सेंटर पे, स्फेयर के सेंटर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। यानी थीटा की जगह इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, याद रखना। और ये होता है, ये वाला एरिया हो गया और ये हमारी रेडियस हो गई, तो यहाँ पे एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होगा, आर्क अपॉन रेडियस, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये होता है ना, नोट कर लेना इसको। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट RAD होती है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन, और इसको बोलते हैं स्टे रेडियन,
हाँ, स्टे रेडियन। इसका रेडियन, इसका स्टे रेडियन। अब इसमें देखोगे ये सिंबल क्या है। देखो दो चीजें होती है, एक क्वांटिटी होती है और एक सिंबल का नाम होता है। ये क्या है, ये हमारा इसमें सॉलिड एंगल है। क्वांटिटी इज व्हाट, क्वांटिटी कौन सी है, सॉलिड एंगल। और इस सिंबल का नाम क्या है, इसमें ऐसे लिख लेना, नेम ऑफ द सिंबल। नेम ऑफ द सिंबल क्या होगा, ओमेगा। ध्यान रखना, ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा। ये कैपिटल ओमेगा है और ये स्मॉल ओमेगा। एक चीज यहां से निकल के आ गई, ये कैपिटल ओमेगा, इसको ओम भी कहते हैं, है ना। ओम क्या था, क्वांटिटी। कहाँ पे, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते थे 10th क्लास में। सारी चीजें छोटी 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 चीजें आपको याद रखनी। क्या कि ये ओम होता था। ओम क्या थी, एक यूनिट थी, यूनिट, है ना। बल्कि हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो क्वांटिटी थी उसकी यूनिट थी ओम। वो नेम था इसका, है ना। लेकिन सिंबल तो हमेशा वही रहे, सिंबल का नाम चेंज नहीं होता। सिंबल का नाम चेंज नहीं होता है, सिंबल नेम हमारा ओमेगा ही होगा। ओमेगा भी दो टाइप का होता है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, है ना। जितने भी हमारे वो होते हैं, क्या नाम है कि सिंबल्स होते हैं, जिस तरह से अल्फाबेट में, जिस तरह से अल्फाबेट में कैपिटल और स्मॉल होता है, सेम इसी तरीके से, सॉरी क्या बोल रहे हैं, जिस तरह से हमारा अल्फाबेट में कैपिटल और स्मॉल होता है, सेम इसी तरह से सिंबल्स में भी कैपिटल और स्मॉल होता है। ठीक है ना, कैपिटल और स्मॉल होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वांटिटी नेम, एक होता है सिंबल नेम। क्वांटिटी नेम क्या हो गया इसमें, ये यहाँ पे ओमेगा को, ये ओमेगा ही है, ओमेगा को यहाँ पे सॉलिड एंगल के लिए यूज किया जाता है। और जब हम 10th क्लास में थे तो वहाँ पे ओमेगा को आप ओम यानी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए यूज करते थे। समझ रही बात है? और भी इसका ओमेगा का यूज हो सकता है ना। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स की, हाँ, सिंबल्स के आपको नेम भी याद रखने पड़ेंगे, उसका स्मॉल क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा ना, ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है, कोई बताएगा। सर एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नहीं है भाई, सिग्मा। हाँ हाँ, सिग्मा सिग्मा। आप लिखो ज्यादा ना, लिखो, राइट करो ज्यादा, सही रहेगा। सिग्मा, वेरी गुड। अच्छा ये क्या है, ये नहीं होता, सिग्मा। यू कैन राइट, है ना, तो बोल रहा हूँ यू कैन राइट, नो नीड टू स्पीक। सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, सिग्मास नहीं, सिग्मा, ओनली सिग्मा। ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा है और ये स्मॉल सिग्मा है। समझे बात। और भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ यही होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, दिखा देता हूँ, आप उसको याद भी करते रहना, उसको समझते भी रहना। चलो पेज नंबर आ जाओ, 202, 202 यानी 202, 202। इस पे लिखा होगा आपके अपेंडिसेस,
मिला। अपेंडिसेस, इसमें आपको मिलेगा अपेंडिक्स नंबर 1 A1, अपेंडिक्स नंबर A2। अपेंडिक्स नंबर A1 में आपको मिलेगा अल्फा, पहला है अल्फा ए, और अल्फा पता ही है आपको स्मॉल में, दूसरा वाला दूसरे कॉलम में स्मॉल है, पहले वाले में कैपिटल है। बीटा, बी होता है और बीटा का सिंबल आपको पता ही है। गामा, गामा भी होता है, हाफ टी है, यहाँ पे गामा का कैसे होता है, डेल्टा, देख लेना डेल्टा का, देख लेना डेल्टा भी क्या है, डेल्टा भी दो तरह का होता है, एक तो ट्राइंगल वाला डेल्टा और एक ऐसे डेल्टा होता है ना। एप्सिलॉन, जीटा, एटा, थीटा, थीटा आपने एक ही जानते हो ना, आप एक ही थीटा जानते हो ना, ये वाला, एक और थीटा होता है। देख लेना भाई लोग, देख लेना। रो, है ना, आयोटा, कापा, कापा भी होता है, एक के की तरह होता है ना, स्मॉल और कैपिटल दोनों होता है, कापा, लैम्बडा, म्यू, न्यू, साई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, टाउ, टाउ नहीं टाउ, अपसाइलन, एक एप्सिलॉन होता है, अपसाइलन होता है ना, एप्सिलॉन और अपसाइलन। और होता है फाई, PHI, फाई नहीं, फाई, समझना, नॉट फाई, इट इज फाई, नॉट फिजिक्स, इट इज फिजिक्स, पता है ना। अरे फिजिक्स एफ से थोड़ी ना स्टार्ट होता, PH होता है तब फिजिक्स होता, फिजिक्स, फिजिक्स। और इसमें और भी चीजें हैं, काई, CHI, चाई नहीं है, काई, PSI, साई, ओमेगा, लास्ट में आपको मिलेगा ओमेगा, ओमेगा एक कैपिटल है और एक स्मॉल। मिल गया ना बाकी लोग। अरे एनसीईआरटी खरीद लो, अगर नहीं है एनसीईआरटी तो आप परचेज कर लो, कोई बहुत महंगी नहीं है एनसीईआरटी, कम से कम एनसीईआरटी तो परचेज कर ही सकते हो। एनसीईआरटी आपको बहुत जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है, और एनसीईआरटी ही को मैं लेकर चलता हूँ। साइड बुक भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन साइड बुक से पहले आपका एनसीईआरटी होना जरूरी है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो क्या है, वेरी, यार देखो, अब पूरा एक टॉपिक में एक लेक्चर में नहीं लूंगा, एक लेक्चर में मैं लिया, तुम लोग ऐसा मत फंसाया करो यार। एक्सप्लेन एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसको उत्कर्ष राज सिंह, पीछे का लेक्चर देख रहे हैं, So, रिकॉर्डेड uh, लेक्चर। आवाज तुम्हारी साउंड क्लियर नहीं है। sir, much details. Only I want uh, main points. देखो मैं बताऊं आपको कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए ना 2 मिनट में नहीं समझा, बड़ा मुश्किल हो जाए। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, क्योंकि कोई ये छोटी सी चीज तो है, लेकिन इसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है। कोई बहुत बड़ी चीज को समझाने में कम टाइम भी लगता है, कभी कभी बहुत छोटी सी चीज को समझाने में बहुत टाइम लगता है। पूरा एक लेक्चर मैंने लिया पूरा इसको, तो उसमें मैं क्या छोटी चीजें बताऊं, आप उसको पीछे देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप उसको देखोगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी ना समझ आए बताना, बता दूं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें ना पूरी एक स्टोरी लेके चलता हूँ, पूरी स्टोरी लेके चलता हूँ, तब जाके एक एक लाइन एक एक पॉइंट समझ में आता है। अदरवाइज सिर्फ बुक से ऐसे कर दूं और बुक ऐसे पढ़ दूं तो समझ में नहीं आएगा कुछ। एक लेक्चर पीछे का जो लेक्चर है आपका रिकॉर्डेड लेक्चर, 3-4 लेक्चर पहले का होगा, तो आप देखना, आपको मिल जाएगा।
तो मैं मान के चलता हूँ इसमें और कोई टॉपिक तो नहीं छूटा हुआ, देख लेना, और कोई टॉपिक छूटा हो तो बता देना हमको। ठीक है, कोई टॉपिक अगर छूट गया हो तो हमको बता देना, अदरवाइज मुझे लगता है कि क्लियर है। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में तो कुछ है नहीं, चैप्टर नंबर 2 आप रिवाइज कर लो। आज का टाइम आपके पास है, कल संडे है, कल संडे का टाइम है, और मंडे मंडे क्लास टाइम पे आप लोग बैठ के टेस्ट दे देना। ठीक है, टेस्ट आपको देना होगा, क्लास टाइमिंग पे आप बैठोगे अपने घर पे, और उस टाइम पे आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, और 20 क्वेश्चंस होंगे, वन वन आंसर करेक्ट होगा आपका, है ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत? संडे नहीं, मंडे सेम टाइम, क्लास के टाइम पे आपका टेस्ट होगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चंस को डिस्कस भी करूंगा, और बिना चीटिंग के आप लोग करोगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। मंडे नहीं, ट्यूसडे से, मंडे को तो टेस्ट होगा, ट्यूसडे हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता वो पढ़ लेगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आप पढ़ लेना, हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, मींस मेन फिजिक्स। ओके, ठीक है, फिर आज यही तक रहने देते हैं, बात करते हैं मंडे। थैंक यू। Thank you, sir.